चलिए, ये निफ्टी का चार्ट है अपना आज का। ठीक है, कहाँ ओपनिंग है इसकी भैया? 30-15 ये आज का है, 2 जनवरी। ठीक है, मार्केट अपने ये जो हमने पुराना देखी ट्रेंड अपना चल रहा है उसी के ऊपर कंटिन्यू, बस लगभग उसी के ऊपर सपोर्ट लिया, थोड़ा नीचे गया ऊपर गया। मतलब जो जिसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट की जो वॉलेटिलिटी थी उसके साथ मार्केट ने खेला अच्छे से। ठीक है, तो ये जो 2 वाली थी ना, आज ये जो 2 था, पहले मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने कोर्स के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। जो मैंने आज शुरू करवाना है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आज का निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। ठीक है, आज हमने निफ्टी 50 में कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अच्छा, ये देखिए, ये एक तो ट्रेंड में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये वाला भैया जो ट्रेंड था ना, कई लोगों ने मेरे को ये बना के भेजा था कि सर ये जो जोन है इस जोन में कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद आप। मैंने इसको बनाया ही नहीं था क्योंकि ये हमको इसमें कुछ भी लग नहीं रहा था दमखम इसमें। ठीक है, कैंडल्स 2-3 बार तोड़ चुकी, इसलिए हमने इसको वैलिडेशन दी ही नहीं, हम इसको वैलिड ही नहीं मानते हैं। हम अपने वही बड़े वाले ट्रेंड को मान रहे हैं। उसी के साथ ही देखिए, स्टार्टिंग वाली जो 2 बड़ी कैंडल्स बन रही हैं वॉलेटिलिटी को शो कर रही हैं साफ साफ। 200 डेज की मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है ये वाली जो सेकंड कैंडल है। ठीक है, ये जो मार्केट में 9:30 वाली जो 15 मिनट की कैंडल है उसने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। उसके बाद लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, मार्केट के मोमेंटम को शो ऑफ किया उसने। एक रेड कैंडल माइनर जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे वो जो कल मीटिंग में आए थे ना, बोल रहे थे कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वैसे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अगेन मार्केट ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद दोबारा से ऊपर गई। जिन्होंने होल्ड रखा उसको दोबारा से अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग, अगेन एक गेनिंग आई। और एक देखिए, एक यहाँ पे शो हो रहा है, मैं थोड़ा आर्क बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक हल्का सा राउंडिंग टॉप टाइप कुछ बन रहा है, बट इसको हम राउंडिंग टॉप नहीं बोलेंगे, मतलब हल्का सा कुछ ऐसी ही जोन इसमें क्रिएट हो रही है। अभी यहाँ पे देखिए, राउंडिंग टॉप के साथ साथ अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पे एकदम बराबर इसने सपोर्ट पकड़ा है यहीं पे ही। जो लोग मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल बराबर जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसी को पहले तोड़ा, अगेन उसी पे ही सपोर्ट लिया। सुबह इसको तोड़ा, शाम को वहीं पे ही सपोर्ट लिया 12:45 पे। उसके बाद अगेन देखिए एक जंप, उसके बाद अपने ट्रेंड के ऊपर हल्का सपोर्ट लिया, निकला भी, नीचे भी निकला, बट बाइंग अगेन से हो गई। ठीक है, दोबारा ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये यही शो कर रही हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये मार्केट जो है स्टॉप लॉस ही हिट करवाने के लिए यहाँ तक गई थी। ठीक है, हिट करवाने के बाद अगेन प्रॉफिट बुकिंग और अपने मार्केट अपने डे हाइस पे बंद हुई है जाके निफ्टी 50। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो भैया पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी का इतना किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, क्लियर कर लो। क्लियर है क्या सभी को? ये जो निफ्टी का चार्ट है क्लियर है ना सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज शेयर। जो बिल्कुल बिगिनर है ना, जिनका मतलब कि बिल्कुल ही बिगिनर है, जिनका हम सोच लेते हैं कि शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पता है जिनको, उस लेवल की बात करेंगे आज हम। ठीक है, जैसा कि अभी वीडियो भी बन रही है इसीलिए मैं उस हिसाब से बात करूँगा कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो भी सीख जाएं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं देखता हूँ, एक मेरे पास होगा शायद से, मैंने बनाया था सुबह। पता नहीं अभी कहाँ गया वो। ओके, ये है। चलिए, आज ये 3 टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, शो हो रही है ना भैया स्क्रीन? सभी को शो हो रही है? ओके, डन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर और स्टॉक में कोई फ़र्क भी होता है या नहीं होता है? किसी को पता है क्या? शेयर और स्टॉक में कोई फ़र्क होता है कि नहीं होता है? तो भैया वो चीज होती है, कंपनी जो ऑथराइज कैपिटल होती है जी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जी, पर पार्ट एक शेयर कहलाता
जी। और स्टॉक दो दो तरह के शेयर आते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में तो जैसे जिसके पास में जो शेयर होता है वो कंपनी के एज ए मालिक की तरह कह सकते हैं, जितना बड़ा शेयर हो उतना ज़्यादा वो कंपनी के अंदर हिस्सेदार होता है। ठीक है, जितनी बड़ी स्टेक हो, उसके बाद जितना बड़ा क्वांटिटी हो, जितनी बड़ी स्टेक हो, जितने ज़्यादा शेयर है एग्जैक्टली, ज़्यादा शेयर हो उसके पास। ठीक है। शेयर और स्टॉक के अंदर कोई डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है मेरे को क्या डिफरेंस होता है? शेयर और स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? तो उसके अंदर तो भैया वो नहीं है जो कंपनी शेयर के होते हैं, जबकि जो सेबी को रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ये डिमांड सप्लाई और कंपनी के जो अपने प्रॉफिट वगैरह के चक्कर में ऊपर नीचे होते हैं। नहीं, देखिए वो बेसिकली शेयर से होते हैं। शेयर और स्टॉक में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। शेयर का ऑल्टरनेटिव मान लीजिए या उसका सिनोनियम मान लीजिए आप, शेयर को ही स्टॉक बोल देते हैं। कई जगह पे शेयर बोलते हैं, कई जगह पे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। कई जगह पे स्टेक बोलते हैं, STAKE, इट मीन्स की हिस्सा। कई शेयर बोलते हैं, कई स्टेक बोलते हैं, कई स्टॉक बोल देते हैं। स्टॉक मीन्स की एक स्पेसिफिक एक आध शेयर को बोल देते हैं स्टॉक। स्टॉक्स बोल देते हैं कि बल्क में क्वांटिटी को स्टॉक्स बोल देते हैं। शेयर मीन्स की एक हिस्सा, स्टेक मीन्स की एक हिस्सा। शेयर, स्टॉक, स्टेक, ये सब कुछ एक ही बात होती है, ठीक है। व्हाट इज शेयर? शेयर वो है कि जब एक कंपनी लिस्ट होना चाहती है, वो अपना एक हिस्सा आपको प्रोवाइड कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वोडाफोन आइडिया का मान लीजिए 10-15 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं कंपनी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से एक छोटा हिस्सा मैं एक्वायर कर रहा हूँ, मैं उसका एक छोटे हिस्से का मालिक हूँ, ठीक है। उसमें मान लीजिए वोडाफोन आइडिया के जितने भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी उनकी, ठीक है। कंपनी की इतनी मार्केट कैप है, इतना शेयर गिरा है या बढ़ा है, उस हिसाब से जो मार्केट कैप होगी उसकी, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स होंगे। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि 1000 करोड़ रुपए का मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की, जब मान लीजिए 1 करोड़ की मेरी मार्केट कैप है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 मिनट, हाँ। 1 करोड़ की मान लीजिए मेरी मार्केट कैप है। वैसे 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी से लिस्ट हो सकती है, ऐसा कुछ रूल है सेबी में, ठीक है। तो 1000 करोड़ की मान लीजिए मेरी मार्केट है, मार्केट कैप है मेरी, मतलब मेरी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन जो है, सॉरी 1 करोड़ है। 1 करोड़ मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है, तो 1 करोड़ मान लीजिए भैया मेरी मार्केट है। टोटल मेरी कंपनी की वैल्यू ही 1 करोड़ है। टर्नओवर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ सब कुछ डाल के मेरा मतलब जितने भी एसेट्स हैं मेरी कंपनी के पास, सारा कुछ मिला के मान लीजिए 1 करोड़ होता है। अब 1 करोड़ को मैं डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए मेरे को कंपनी के चाहिए 10,000 हिस्से, ठीक है। 10,000 हिस्से में से आ जाएगा प्राइस निकल के 1000 रुपये पर शेयर का, ठीक है। मतलब 10,000 शेयर, 1000 रुपये का एक शेयर हो गया, तो 10,000 शेयर्स मैं मार्केट में लिस्ट करवा सकता हूँ कि भैया ये लीजिए 10,000 शेयर्स हैं, मेरे को 5,000 मैं रखूँगा, 5,000 मैं मार्केट में लिस्ट कर दूँगा। 5,000 में से क्या है कि अभी एक लिमिटेड क्वांटिटी रहेगी। शेयर्स की गेम समझाने लगा हूँ मैं आपको कि एक लिमिटेड क्वांटिटी हो जाएगी। 5,000 में से मान लीजिए गौरव जी बोल रहे हैं कि मेरे को 2,000 चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 1,000 चाहिए, ठीक है। मैडम बोल रहे हैं कि भैया मेरे को भी कुछ क्वांटिटी मेरे को भी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक इंसान बोल रहा है कि मेरे को एक क्वांटिटी चाहिए। वो 5,000 कंप्लीट हो गए मान लीजिए, ठीक है। अभी हैप्पी जी बोल रहे हैं कि मेरे को भी 1,000 चाहिए, बट मार्केट में सेलर अवेलेबल ही नहीं है। सभी के पास 1,000 शेयर्स पहले से ही पड़े हैं। अभी मान लीजिए सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है। अभी क्या रहेगा कि जैसे जिन्होंने पहले बाय कर रखा है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का एक शेयर बाय कर रखा है, आप हैप्पी जी को बोलोगे भैया अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको 1,000 की जगह 1,100 रुपये पे करना पड़ेगा। तो हैप्पी जी बोलेंगे चलिए यार मिल तो नहीं रहा है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही शेयर्स में लिमिटेड क्वांटिटी का सिस्टम रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक बाइंग और सेलिंग नहीं है, इसमें समझ लीजिए एक जितना डिमांड है ना, और डिमांड और सप्लाई जितना है, गेम डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेसिकली डिपेंड है। जितनी शेयर की डिमांड रहेगी, अगर सप्लाई टाइट होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। हमने स्कैम फिल्म देखी है, स्कैम की जो सीरीज देखी है 1992 है, जहाँ बिग बुल देखी है हम लोगों ने। उसमें क्या है, हर्षद मेहता जैसे पैसा लगाता था और वो मार्केट एकदम धड़ल्ले से ऊपर जाती थी। उन दिनों में जैसे मान लीजिए 1,000 करोड़ वो लगाता होगा किसी शेयर में, तो वो
प्राइस इतना, मतलब 1000 करोड़ लगाने का मतलब क्या है उसमें कि वो शेयर सारे के सारे जितने ओपन मार्केट में शेयर्स अवेलेबल थे वो सारे खरीद लेता था। अभी मार्केट में कोई, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं शेयर का फॉर्म भरूंगा कि मेरे को शेयर्स चाहिए, जब मैं अपने डीमेट में से लगाऊंगा कि वहाँ लिखा आएगा नो बायर, बायर ही नहीं है इसका। अगर कोई बायर होगा वो लिमिट लगाएगा कि भैया मेरा 400 का शेयर है, मैं 600 पे बेचूंगा, तो इजीली बिक भी जाएगा क्योंकि मार्केट में एक भी शेयर नहीं है उसका। तो बेसिकली फंडा है डिमांड एंड सप्लाई का। शेयर क्या है, सभी को क्लियर है शेयर क्या होता है? व्हाट इज शेयर, सबको क्लियर है इतना? हाँ भैया, मेरा तो पहले क्लियर है। ओके, तेजस्विनी मैम आपका क्लियर है? कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, क्लियर है। ओके, स्टॉक, शेयर, स्टेक में से कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है कि शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टेक क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या है, शेयर में, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में कई बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट, कईयों को इतना ही नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक है। कई स्टॉक मार्केट को अलग समझते हैं, शेयर मार्केट को अलग समझते हैं। जैसे फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया ना, वैसे ही वो सोचते हैं शेयर मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना अपना बोलने का ढंग है, ठीक है। कोई किसी वर्ड को किसी हिसाब से प्रोनाउंस करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो हमको उसमें नहीं जाना है। हमको सिंपली अपना इजी लैंग्वेज में समझना है। शेयर क्या होता है? शेयर एक कंपनी का हिस्सा है जो कंपनी हमें पे कर रही है, हमको अपना हिस्सा बेच रही है कुछ पैसे के बदले। कंपनी के पास पैसे पहुंच गए, वो हमको हिस्सा मिल गया, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं अगले स्टेप की ओर जाता हूँ। हैप्पी जी आपको क्लियर है? हितेश जी, अमोल जी, अंकुश भाई आपको क्लियर है ना सभी को? ओके, ठीक है। हितेश जी आपको क्लियर है? अंकुश भाई? हाँ जी क्लियर है। ओके, ठीक है अंकुश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि हाउ टू लिस्ट शेयर। कंपनीज जो हैं शेयर कैसे लिस्ट कर सकती हैं। मान लीजिए कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मेरी गोलगप्पे की दुकान है, मैं उठा के अपना शेयर मार्केट में आ जाऊंगा, या मेरी छोटी मोटी दुकान है, या मान लीजिए मैं 1-2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी फर्म बनाऊँ, उसका जीएसटी नंबर लूँ और मैं बस मुँह उठा के शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। हाउ टू लिस्ट शेयर, शेयर को अपनी स्पेसिफिक कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए हमारी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम से कम 1000 करोड़ शायद इतनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ से ऊपर ही चाहिए। सेबी का कुछ ऐसा, ये मैंने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले। तो 1000 करोड़ के ऊपर का जिसका वैल्यूएशन रहेगा कंपनी का, वो अपना शेयर सेबी के पास जाके वहाँ पे बैठ के लिस्ट करवा सकता है कि मेरी कंपनी का कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़, मेरे को अपना 40% स्टेक जो है मार्केट में लिस्ट करना है, ठीक है। कंपनीज क्या करती हैं, काफ़ी चालाक हैं, जैसे पेटीएम टाइप हो गई, या मतलब मैं बढ़िया कंपनी नहीं बोल रहा हूँ पेटीएम को, मेरे कहने पे बाय मत कर लेना कोई भी। मतलब क्या रहता है कि अभी पेटीएम जैसे इतना बड़ा कंपनी, इतनी बढ़िया है, बहुत बड़ी है, उसके पास चलो कर्जा है जो भी है, बट अभी कंपनीज करती क्या है कि पहले अपना आईपीओ लेके आती हैं, उसके बाद वो जब गिरता है तो गिरे हुए मार्केट में अपनी टॉप क्लास की अच्छी कंपनीज को दोबारा से बाई बैक कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए पेटीएम 2100 जहाँ 2021 में आया था 2100 रुपये का, तो अभी वो क्या है कि उन्होंने 850 रुपये में उसको दोबारा से पता नहीं कितने करोड़ शेयर्स को बाय बैक किया है। इट मीन्स कि वो जो 2000 रुपये का शेयर है, एक किस्म से कंपनी आईपीओ लेके आई, वो डूब गया, अभी वो वापस से कंपनी ने बाय बैक किया अपने उसी शेयर्स को 850 रुपये पे। देखिए कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है कि वो कंपनी कितने लो लेवल पे जाके बाय कर रही है। तो ये सब कुछ रिटेलर्स के हाथ में नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी फर्म्स के हाथ में है। हाउ टू लिस्ट शेयर, बात ऐसी है कि सेबी के पास मैं जाऊंगा, अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके क्लियर करूंगा कि मेरी ये कंपनी है, इतने साल से मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा इतना रेगुलर मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, मेरा एक क्वार्टर में इतना है, पिछले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट था, मेरा रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या गिर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में मेरा इतना प्रॉफिट है, मेरा ऐसा बिजनेस है, ठीक है। उस हिसाब से मैं अपने प्रमोटर्स, मेरे पास इतने हैं, मेरे को पैसा देने वाले इतने हैं, मेरा कर्ज कितना है, सारा कुछ वो क्लियर करेंगे। उसके बाद कंपनी जब लिस्ट होती है, उस कंपनी लिस्टिंग कैसे रहती है, कंपनी लिस्ट होती है हमेशा आईपीओ के ज़रिए, ठीक है। पहले मेरे को ये बताइए कि कंपनी जो हाउ टू लिस्ट शेयर लिस्ट करने में, वैसे हमारा कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है हाउ टू लिस्ट शेयर, बट समझना ज़रूरी है।
पता होना चाहिए कि कैसे लिस्टिंग होती है। बेशक हमको अपनी कंपनी नहीं करवानी है, चलो वो भी बात वो नहीं है, कल को चलिए भगवान सब कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ बैठे बैठे भी हो सकता है कईयों की कहीं करवा भी लें, तो मैं मतलब किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है क्लियर होना चाहिए, हाउ टू लिस्ट शेयर हमको क्लियर होना चाहिए। बेशक हमको इसका ज़्यादा करना हो ना करना हो, बट पता होना चाहिए। कोई हमसे क्वेश्चन करेगा तो हमको ऐसा नहीं है कि आंसर पता ना हो, हमको पता होना चाहिए कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि कंपनी की कैसे लिस्टिंग होती है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अंकुश जी क्लियर है इतना? ओके ओके ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना सभी को? मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग है तो कईयों को समझ नहीं आता है भाई, बोल दिया करो, दोबारा पूछ लिया करो अगर नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी कंपनीज को मार्केट में शेयर लिस्ट करने के लिए क्या करना है? ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली आया और बस अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट हो गए, बस बाइंग सेलिंग शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। कंपनीज को शेयर्स के लिए क्या रहता है, आईपीओ लेके आना पड़ता है। ये जो आईपीओ है, आईपीओ लेके आना पड़ेगा कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल एलआईसी का आईपीओ आया था, 71 टाइम्स वो सब्सक्राइब था, मतलब 71 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब था वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की थी, बहुत तगड़े लेवल पे बाइंग हुई थी एलआईसी के आईपीओ की। मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा आईपीओ भी वही है और सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला भी शायद वही है, ऐसा ही कुछ मैंने सुना था, याद नहीं अभी मेरे को अच्छे से। चलिए, आईपीओ कंपनी लेके आती है। ये आईपीओ वर्सेस एफपीओ ये भी मैं बाद में अभी क्लियर करने वाला हूँ, पहले आईपीओ को समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी को जब मार्केट में लिस्ट होना रहता है, सेबी की गाइडलाइन सब कुछ क्लियर होने के बाद वो अपना आईपीओ लेके आती है। फॉर एन एग्जांपल, अभी आईपीओ मान लीजिए, आईपीओ की वैल्यू है 100 करोड़। ठीक है, मान लीजिए आईपीओ की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है ना, 1000 करोड़ डालेंगे। ओके, 1000 करोड़ मान लीजिए कंपनी की वैल्यूएशन है। अब 1000 करोड़ की जो कंपनी है, इसमें जो मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं 1000 करोड़ की कंपनी का मान लो मालिक हूँ। अब मैं सोचूंगा कि अगर मैं 1000 करोड़ की कंपनी सीधी सारी कंपनी अपनी मार्केट में ले आऊँगा तो भैया ये तो सारे लोग खरीद लेंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा? मेरे को तो मैनेजमेंट से आउट कर देंगे ना, बोलेंगे चल तू निकल। अब मेरे पास ज़्यादा शेयर है, मेरे पास ज़्यादा होल्डिंग है, तो मैं मालिक हूँ ना कंपनी का, जिसके पास ज़्यादा होल्डिंग रहेगी वही मालिक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 1000 करोड़ की कंपनी में से मैं 500 करोड़ अपने पास रखूँ। ठीक है, 500 करोड़ मैं अपने पास रखूँगा। इट मीन्स 50% ऑफ द स्टेक मैं अपने पास रखूँगा। 50% का जो स्टेक है वो मैं अपने पास रखूँगा और बाकी का यही जो 50% है वो मैं मार्केट में लिस्ट करूँगा। अभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है। 50% तो मेरे पास है, इट मीन्स कि मैनेजमेंट कोई भी मुझे आउट नहीं कर सकता है। अगर मैं 50% शेयर मार्केट में लिस्ट करूँगा तो कोई भी इंसान पूरा 50% कभी भी नहीं खरीद पाएगा। कोई म्यूचुअल फंड खरीदेगा, कोई एफआईआई खरीदेगा, कोई डीआईआई खरीदेगा, कोई मेरे जैसा रिटेलर खरीदेगा, या कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा खिलाड़ी वो खरीदेगा। 50% एक इंसान कभी भी नहीं खरीद सकता है। तो 50% मेरे पास रह गया, 50% मैंने मार्केट में लिस्ट कर दिया। अभी लिस्टिंग ऐसा नहीं है कि लिस्ट कर दूंगा और सीधा ही 50% ही लिस्ट हो जाएगा। वो बहुत चालाक रहते हैं। वो क्या करते हैं, 10% जो है वो डाल देते हैं अपना कि भैया म्यूचुअल फंड्स वाले बोली लगाओ, 10% वो ले लो। हमने आईपीओ प्राइस रखा है मान लो 100 रुपये का, तो म्यूचुअल फंड वाले हमको 90 रुपये दे दें, 90 रुपये में ही ले लो, जहाँ वो 98 में ले लो, 96 में ले लो, ऐसा कुछ वो करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस वगैरह क्लियर है ना सभी? ओके ठीक है, चलिए यार बाकी लोग भी रिस्पांस दिया करो। गौरव जी बेचारे जवाब देते हैं, बाकी भी बोला करो ना, पता लगे आए हैं सभी। हाँ ऐसे हितेश जी, ऐसे मज़ा आता है। चलिए 10% मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड को MUTUAL म्यूचुअल फंड को मैंने बोल दिया कि भैया 10% कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकता है। म्यूचुअल फंड वाले आओ बोली लगाओ। अभी क्या है, 100 रुपये का मान लीजिए मेरा लिस्टिंग प्राइस है, तो म्यूचुअल फंड वाले एक तो है नहीं, एक बंदा तो है नहीं म्यूचुअल फंड में भी,
मान लीजिए एक कोई कैनरा वाला होगा, कोई ICICI वाला होगा, कोई श्रीराम ट्रांसपोर्ट वाला होगा, या कोई होगा, कोई स्टार वाला होगा, कोई बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। हर एक म्यूचुअल फंड वाला सोचेगा कि भैया मैं ज़्यादा स्टेक ले लूँ, मैं अच्छी बोली दूँ। अब वो मान लो मैं म्यूचुअल फंड वालों को बोलता हूँ 100 रुपये का मेरा IPO मैं 90 रुपये पे लाऊंगा, चलो लगाओ बोली। अब वो बोली लगाते लगाते वही, अब मैं 90 पे भी दूंगा तो वो 95, 96, 97, 98 रुपये तक आ ही जाएंगे। तो 10% ले गया म्यूचुअल फंड, 50% मेरे को लिस्ट करना है, 10% तो भैया मेरा हो गया सेफ। ठीक है, इसमें कुछ लॉक इन पीरियड वगैरह रहता है कि मान लो मैं अपना मार्केट में शेयर लिस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ लॉक इन पीरियड चाहिए कि आप इतने टाइम टेन्योर के पहले शेयर को बेच नहीं पाओगे। ऐसा कुछ रहता है उसमें कि आप इतने टाइम में बेच नहीं पाओगे। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे पीछे क्या शेयर का नाम क्या था, नायका का लॉक इन पीरियड ओपन हुआ था तो शेयर एकदम से धड़ल्ले से गिर गया था। क्यों गिरा था? क्योंकि उस दिन हमने ट्रेड भी किया था, याद है ना सभी को कि इंट्राडे में ट्रेड किया था, प्रॉफिट भी हुआ था। उस दिन शेयर क्यों गिरा? क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड ओपन हो गया। अब मार्केट में जिन्होंने लॉस में रखा है शेयर, जहाँ वो बेचना चाहते हैं वो फटाफट बेचेंगे कि लॉक इन पीरियड कब ओपन हो, कब हम लोग शेयर को बेचें। तो ये लॉक इन पीरियड के साथ म्यूचुअल फंड वगैरह जहाँ कोई FII DII को भी वो 10% का जो है ना वो दे देते हैं कि भैया आप FII DII ले लो। फॉरेन इंस्टीट्यूट, FII और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, इनको वो दे देते हैं कि बोलते हैं आओ जो हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ले लो। अब बाकी का जो बचा कुचा 30% है वो बोलते हैं कि भैया आप ले लो, मेरे जैसे को 30% है। उसमें भी बीडिंग रहता है कि मैं 100 से 105 रुपये के अंदर अंदर लेके आऊँगा, आप बोलो आपको कितने में चाहिए। अब मैं मान लीजिए IPO अप्लाई करते टाइम मैं बोल देता हूँ भैया मेरे को चाहिए 103 रुपये का। ठीक है, मेरे को इन्वेस्ट करना है 15,000। ठीक है, अरे इसमें रुपया कैसे जाता है, ले छोड़िए। मतलब मैं बोलूँगा कि भैया मेरे को 15,000 रुपीज़ जो है मेरा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मेरे को जितने भी शेयर्स हैं मेरे वो मिल जाएं 103 रुपये के हिसाब से जो भी है मेरा मिल जाए। अब वो जो IPO में मेरी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाले लोग रहेंगे वो देखेंगे कि भैया मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। हो सकता है उनको 105 रुपये वाले बंदे मिल रहे हों। ठीक है, हो सकता है उनको 105 वाले बंदे मिल रहे हों तो वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके 105 वाले उठा लें पहले। ठीक है, ये सब कुछ होता है IPO में। जो लोग IPO में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्लियर होगा पहले से, बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक बार दोबारा से चलिए रिफ्रेश हो जाता है माइंड में, अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहीं गलत हूँ तो भैया बता देना मेरे को। गौरव जी आप IPO में इन्वेस्ट करते ही रहते हो, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो बता देना मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्लियर है ना सभी को? जितना मैंने समझाया अभी तक का वो क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके जी, हैप्पी जी, ठीक है। यस सर। ओके। अभी देखिए इतना हो गया हमारा IPO। अभी IPO आएगा, उसकी लिस्टिंग गेन्स क्या होंगी, वो खुलते ही कितने रुपए का होगा। 100 रुपये का शेयर 120 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। वो बात की बातें वो एज अ ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम लोग समझ सकते हैं। इतना सबको समझ आ गया ना। 1000 करोड़ की कंपनी है, 50% मैंने रखा, 50% में से 10% म्यूचुअल को दे दिया, 10% FII DII ले गया, ऐसा कुछ होता है। 30% जो है वो रिटेलर ले गया। इतना समझ आ गया ना सभी को? अब बात करते हैं FPO की। IPO तो समझ लिया कि मार्केट में जब किसी कंपनी को शेयर अपना लिस्ट करना रहता है तो वो IPO लेके आता है। FPO क्या होता है? FPO क्या है कि जैसे मान लीजिए 50% मेरे पास पहले से ही था, ये जो 50% मेरे पास था, मैं चाहता हूँ कि यार 50% में से ना मेरे को और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे करता हूँ अपने पास रखता हूँ 35%, जहाँ मैं रखता हूँ 40% रखता हूँ। ठीक है, और ये जो है ना बाकी का सारा माल जो 10% है ना वो दोबारा से मार्केट में लिस्ट कर देता हूँ। तो उस केस में 10% जो वो दोबारा देना चाहता है तो वो 10% का दोबारा से IPO नहीं लेके आएगा वो। ठीक है, मान लीजिए उस टाइम शेयर मैं 5 साल पहले अपना IPO लेके आया, अभी मेरे को और शेयर्स मार्केट में देने हैं, अपनी कंपनी के और शेयर्स देने हैं। शेयर मैं लेके आया था 100 रुपये का, अब उसकी वैल्यू है मान लीजिए 150 रुपये। तो अगर मैं IPO लेके आऊँगा तो 150 रुपये का नहीं लेके आ सकता मैं। ठीक है, पहले 100 रुपये का था, अब 150 का, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं क्या करूँगा
अभी मैं अपना FPO लेके आऊँगा, 150 रुपये का है ना, तो मैं 140 का FPO ले आऊँगा, या 142-45 का ले आऊँगा, या फिर मैं 150 का है तो 155 का भी लेके आ सकता हूँ कि ठीक है मेरे शेयर्स में अच्छी वैल्यू है, उसने 5 साल में इतना रिटर्न दिया तो मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, मैं अपना ज़्यादा लेके आऊँगा। ठीक है, ये तो हो गया जी FPO का। अभी FPO में मैं अपना मान लीजिए 40% अभी रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ 40% तो चल मेरे पास ही है, 60% मार्केट में चला भी जाएगा तो वो कोई मालिक बनेगा नहीं, 50% किसी के पास होगा ही नहीं, ज़्यादा स्टेक तो मेरे पास ही है। ठीक है, 10% तो म्यूचुअल फंड वालों के पास है, 10% FII DIA के पास है, रहा 40% मेरे पास पहले से ही है, और बचा कुचा जो 40% है वो तो कोई खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक एक शेयर मार्केट से कोई उठा ही नहीं सकता है। मेरे जैसे लोगों ने मान लीजिए 1000 रुपये भी लगा दिया तो 40% किसी का कंप्लीट नहीं होगा, मतलब मालिक फिर भी मैं ही रहूँगा 40% के साथ। ठीक है, तो अभी 155 रुपये का मान लीजिए FPO में प्राइस लेके आता हूँ। अब FPO में कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास पहले से शेयर्स हैं। मान लीजिए मैंने 100 पे ख़रीदा, 155 पे ख़रीदा, FPO सिर्फ वही इंसान खरीद सकता है जिसके पास पहले से ही उस कंपनी के शेयर्स हों। ऐसा नहीं है कि अभी FPO है, मैंने IPO में पैसा नहीं लगाया तो चलो अब मैं FPO में ले लेता हूँ। FPO में ऐसे नहीं ले सकता हूँ। FPO लेने के लिए मेरे को पहले उस कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, एक शेयर होल्डर मेरे को बनना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ शेयर खरीद लूँ, थोड़े बहुत खरीद लूँ, पर मेरे को शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं FPO को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी को? IPO और FPO में जो फ़र्क है वो आपको क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल क्लियर बेसिक्स है इसमें। मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत भी ज़रूरी नहीं समझ सकते हैं इसको, बट ठीक है आना चाहिए, मार्केट में है, मार्केट है तो आना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए देखिए इतना ही बहुत है आज के लिए, मतलब जो जितना आज के लिए हमने व्हाट इज शेयर समझा, हाउ टू लिस्ट शेयर, IPO एंड FPO में क्या फ़र्क है वो समझा हमने। ठीक है, IPO में क्या क्या रहता है, कितनी % होल्डिंग किस किस के पास रहती है, FPO में क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है अप्लाई करने का। ठीक है, ये सब हमको क्लियर हो चुका है। इसका एज इट इज़ वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा या जिनके पास नहीं है टाइम, जो बीच में छोड़ के चले गए हैं, वो उसमें बाद में भी देख सकते हैं। बाकी क्लास में आने का आपको ये फ़ायदा है कि आप लोगों के जो लाइव डाउट्स हैं वो यहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। आप लोग यहीं पे क्वेश्चंस पूछोगे, मैं यहीं पे आंसर करूँगा, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा IPO FPO का। अभी कोई बिगनिंग को लेके कोई भी क्वेश्चन, आज के ट्रेडिंग को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप वो क्लियर कर लीजिए। आज हमने अशोक लेलैंड में ट्रेड किया था। मैंने अपना स्टॉप लॉस सोचा था कि 90 पैसे का रखूँगा, वो 90 पैसे वाकई में टच किया, बट मेरे को खबरों के हिसाब से मेरे को लग रहा था कि इतना नीचे गिरेगा नहीं, बट वो हुआ क्या, वो बस जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा के वो ऊपर चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। बाकी हमारा ओवरऑल तो अभी फर्स्ट डे था, आज साल का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था और फर्स्ट डे में ही लॉस हो गया, तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी ऐसा है कि अभी मंथली, अगर हम मंथली स्टार्ट करते हैं 1 लाख रुपए कैपिटल से, सॉरी, अभी 1 लाख में से 2750 लगभग हम लॉस में हैं। ठीक है, 97,250 अभी भी अपने पास है। ये क्यों है? क्योंकि आज हमने स्टॉप लॉस का यूज़ किया है। ठीक है, अगर हम स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते तो हमारा गिलास धीरे धीरे खाली होता जाता और हम देखते रहते। बेशक हमारी ट्रेड अच्छी थी, हमारी ट्रेड जितनी मर्जी अच्छी थी, बट हमको अच्छी ट्रेड नहीं चाहिए। हमको क्यों नहीं अच्छी ट्रेड चाहिए? क्योंकि हमको अपने रूल्स के ऊपर रहना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, चुप करके ट्रेड कैंसिल एंड एग्जिट, दैट्स ऑल। हमको रिस्क लेना ही नहीं आगे। ठीक है, अगर हम रिस्क लेने वाले तब बनते कि हमारे पास बस ठीक है एक प्रॉफिट आ चुका है, अच्छा, उस प्रॉफिट के ऊपर हम माइनर रिस्क लेना चाहते हैं। 10,000 मान लीजिए आज ही प्रॉफिट किया होता तो 10,000 में दोबारा निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर मैं लगाना चाहता तो मैं लगा लेता। वो तब मैं लगाता कि भैया अगर मेरे को लगता कि हाँ ठीक है 10,000 में से 2,000 चला भी जाएगा, तब भी मैं ओवरऑल 8,000 रुपया अपने घर लेके जा सकता हूँ, तब मैं उस पर रिस्क लेता। इसीलिए आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बेशक हमारी ट्रेड बढ़िया थी, वो जस्ट स्टॉप लॉस हिट करवा के ही ऊपर चलेगी। राजेंद्र जी ने मेरे को बताया कि यार देखो यार, आपने तो ऐसे एग्जिट कर दिया, मैंने तो 2 रुपये में आज अभी भी, उन्होंने शाम को एकदम बंद किया, जब डे हाई पे मार्केट था तब उन्होंने उसको एग्जिट किया। मैं कहा चलिए अच्छी बात है, बट देखिए क्या है ना, मैं अपने रूल से नहीं तोड़ सकता हूँ।
कुछ पैसे के लिए मैं अपने रूल नहीं तोड़ सकता हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं। वो कुछ चंद पैसों के लिए अगर मैं रूल तोड़ दूँ तो मैं ट्रेडर ही नहीं हूँ, ठीक है। पैसे की बात नहीं है, बात रूल्स की आ जाती है यहाँ पे। तो इसलिए रूल हम नहीं तोड़ सकते हैं अगर हम लोग ट्रेडर हैं तो, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, पहले हम लोग क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो नहीं है ना किसी की, किसी शेयर को लेके कोई मतलब आपको हेल्प चाहिए हो कि कोई बुक सजेस्ट करनी हो या कुछ भी, मतलब A to Z कोई भी हेल्प हो, या कुछ भी आपको चार्ट नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई शेयर नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी हो, तो अभी हम देखिए अपने सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, तो अभी जो चीज़ समझ लग जाएगी वो बाद में नहीं लगेगी। तो अभी कोई डाउट हो, कोई स्टॉप लॉस रिगार्डिंग, कोई ट्रेड रिगार्डिंग, कोई भी मार्केट एंट्री एग्जिट कुछ भी हो, पहले वो पूछ लो। कुछ बिगिनिंग का चाहते हो कि वो मैं पहले समझा दूँ, कोई अच्छा टॉपिक चाहते हो तो वो भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। ओके तो क्लियर है ना भाई सभी को। अभी क्या है कि हमारा 50K वाला जो पोर्टफोलियो है वो स्टार्ट होगा। गौरव जी का पेमेंट आ गया है, मैडम का भी पेमेंट मेरे को हो चुका है। अभी जो है थोड़ा बहुत जिनका रहेगा वो भी आजकल तक हो जाएगा। 50K से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। वो क्यों कर रहा हूँ आपके पैसों से, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी इंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपके आंखों के सामने होगा कि भैया आज यही ट्रेड हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। अभी रिजल्ट सेशंस आने वाले हैं, उनमें धड़ल्ले से प्रॉफिट जाता है। स्टॉप लॉस तो चलिए वही रहेगा जो सिंपल हमारा रहता है, बट प्रॉफिट जो उनमें मोटे रहते हैं। इंट्राडे में नहीं, ऑप्शंस में उसमें अच्छे प्रॉफिट रहते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब अगर घुमा फिरा के भी हम लोग अगर बात करते हैं तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर अच्छे से रूल्स के साथ फॉलो करते हैं। इन केस मार्केट है, लॉस भी हो सकता है, बट लॉस का क्या है कि अगर 50,000 हम ट्रेड कर रहे हैं तो इतना भी लॉस नहीं हो जाएगा कि 10,000 ही रह जाएगा, 20,000 ही रह जाएगा। कम से कम हमारा हाफ कैपिटल तो बचेगा ही, ठीक है। इतना तो मतलब इतने भी गए गुजरे ट्रेडर नहीं है। बाकी फिर भी चलिए, मार्केट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए, जिसने लाखों करोड़ों लगाए हैं वो अपना लॉस नहीं खाता है। हम तो फिर भी बाइंग करेंगे, जो सेलर्स हैं वो अपना लॉस नहीं खाते हैं। ऑप्शन चेन का भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। उसमें आपको मैंने पहले भी एक बार बताया है कि ऑप्शन चेन में जब हमने एनालाइज किया था तो मैंने बताया था कि कितना सेलर्स उसमें रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो, नहीं तो आज की मीटिंग कैंसिल करते हैं, फिर बाकी फर्दर जो है कल कंटिन्यू करेंगे। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। एंट्री और एग्जिट, ओके परफेक्ट। देखिए अगर तो हम लोग कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग, ठीक है, तो हमारा क्या है कि देखिए ये 9:30 की कैंडल है। आपको अगर क्लियर होगी तो आपको अच्छे से शायद समझ आ जाए। ये जो 9:30 की हर्षित जी कैंडल है, देखिए पहले तो 9:15 की कैंडल है, नीचे गई 9:30 की ऊपर आई। आपने अगर 9:15 की देख के सेलिंग की रहती तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आपने 9:15 पे मार्केट खुलते ही बाइंग की रहती तो ये इतना नीचे चला जाता कि आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देती। यहाँ तक गई है मार्केट, ठीक है, 18,088 तक खुली। कहाँ थी? 18,146, 150 के आसपास, मतलब लगभग ही 70 पॉइंट नीचे गिर गई। आप सोचते कि यार गया, काटो, लॉस में काट देते, उसके बाद ऊपर चले जाती। अगर आप नीचे का सोचते तो ये यहाँ से ही रिवर्सल ऊपर चले जाती। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा एंट्री कब लेनी है? 9:35, 40, 50 के बाद, 10 बजे के बाद। चलिए यहाँ पे सपोज करते हैं 10 बजे की कैंडल है, ये वाली जो है अभी छोटी कैंडल है जो, यहाँ पे मान लीजिए मैं एंट्री लेता। यहाँ पे मेरे को क्या सिनेरियो शो होता, अगर मैं चार्ट के ऊपर बैठा होता, मेरे को पता है कि हाँ 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुका है, 3 लगातार कैंडल्स बन रही हैं ग्रीन। अभी थोड़ी सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये कोई मूविंग एवरेज पास में चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेगी तो मैं यहीं बाइंग करूँगा। मान लीजिए मैं यहीं पे बाइंग कर भी लेता, यहाँ कर लेता, तब भी मैं ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता। अभी वैसे तो मैं प्रॉफिट में ही बाहर निकलता, क्योंकि मैं जब एंट्री लूँगा तब मेरा ध्यान उस ट्रेड की तरफ रहेगा और मैं श्योर है कि इसमें प्रॉफिट निकालूंगा, क्योंकि मेरी एंट्री अच्छी हुई है।
एंट्री इतनी अच्छी होगी स्विंग के साथ, थोड़ा करेक्ट होके अगेन प्रॉफिट में रहूँगा मैं। ओवरऑल मार्केट ख़त्म होते तो प्रॉफिट में ही था मैं, चलिए इतना दूर जाऊँगा ही नहीं, बट ये एंट्री मेरी इस वाली कैंडल पे मान लीजिए, तो मैं इसी कैंडल में बिग प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं 10 बजे उठ के भी ट्रेड करता हूँ तो भी, ठीक है। अगर मान के चलिए किसी स्पेसिफिक स्टॉक में हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए स्टॉक में जब भी ट्रेड करना है तो वो स्टॉक्स खुलते ही रिएक्ट करते हैं। मार्केट में प्री ओपनिंग देखिए, स्टॉक का प्री ओपन कहाँ ओपन हो रहा है, उसमें खुलते ही रिएक्शन करना होगा हमको, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं है कि एंट्री का मैं आपको बता रहा हूँ हर्षित जी, कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी होगा, किसी भी इंडेक्स में आप जब ट्रेड करोगे 9:45, 9:40, 50, 10 बजे के बाद कर सकते हो आप। एंट्री ही उस टाइम पे मिलेगी प्रॉपर। अगर हम लोग मूव को समझेंगे तो उसी टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा। कई लोग तुक्का मारते हैं कि अब मार्केट 9-10 बजे तक ऊपर चला गया है, उसके बाद गिरेगा, बेचो, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे बट प्रॉफिट के साथ वो लॉस में रहेंगे। ऐसा तुक्के नहीं चलेंगे मार्केट में, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम होगा, ठीक है। कई लोगों का मैंने सुना है भैया किसी भी शेयर को बाय सेल करना है ना, तो वो 9:30-40 तक ना वो शेयर जा तो अगर ऊपर चला गया इसका मतलब वो गिरने वाला है, अगर वो गिरने वाला है इसका मतलब ऊपर जाएगा, अगर वो ऊपर जाएगा इसका मतलब वो गिरेगा पहले। ऐसी बेवकूफ़ाना स्ट्रेटजीज को आप लोग मत यूज़ करना, ऐसी तीर तुक्के नहीं चलाने हैं मार्केट में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है। एंट्री और एग्जिट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। आपका सवाल एकदम सटीक है, इसके ऊपर मैं संडे को ना सेशन इसी के ऊपर रखूँगा, एंट्री और एग्जिट पे, हाउ टू एंटर एंड हाउ टू एग्जिट, ठीक है, इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी। देखिए क्या है ना कि हम लोग मार्केट में जब हमारा स्टॉप लॉस वगैरह जब हिट होता है तो हम काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं। हमको होता है यार क्यों हो गया, क्यों, आखिर क्यों, हमारे साथ क्यों, या सबके साथ होता है, या हमारे साथ क्यों हुआ ये। जिस इंसान का कैपिटल 5,000 है ना, अगर वो 1,000 रुपये लॉस करेगा तो उसका दिल जानता है कि वो कितना लॉस कर रहा है, ठीक है। अब मेरा कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपए होगा, मैं 10,000 लॉस करूँगा तो मैं ये सोचूंगा कि यार आज मैंने 1 लाख कैपिटल से 2750 रुपये लॉस किया, हंस के लॉस एक्सेप्ट किया मैंने कि यार कुछ भी लॉस नहीं है, मेरे हाथों से कुछ भी नहीं गया है, काटो फटाफट इसको, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा ऑटोमेटिक लगा था, सौदा कट गया, मेरे को खुशी हुई कि ठीक है नया साल का दिन है, अच्छा हुआ यार, मेरा तो लॉस ही नहीं हुआ कुछ भी, 2700 तो कुछ भी नहीं है 1 लाख के आगे। बट जिसका कैपिटल ही 5,000 है, अगर वो इंसान 20,000 जिसका कैपिटल है, अगर वो इंसान 3-3 हज़ार रुपये लॉस खा रहा है, इट मीन्स कि उसके रिस्क रिवॉर्ड में कुछ कमी है। जिसका कैपिटल 20,000 है, आज फिर एक बार अच्छे से आप सभी समझ लीजिए, उसका स्टॉप लॉस ऑप्शन में 8 से 10% स्टॉप लॉस रहना चाहिए, पक्का है। कितना मैं लॉस खाऊंगा उसके बाद बाहर आ जाऊंगा। मेरी जो निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स रहती हैं उसमें 10-10 पॉइंट का, 20-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और मैं टारगेट भी इतना ही रखता हूँ, 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो मेरा टारगेट 30 पॉइंट होगा, अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट 60 रहेगा या 55 समथिंग इतना रहेगा। तो हमको एंट्री एग्जिट बिल्कुल आपके बाद में दम है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि एंट्री एग्जिट पे बनाऊँ, थोड़ा मैं और अपना डाटा कलेक्ट करूँगा आपको दिखाने के लिए, उसके बाद मैं एंट्री एग्जिट पे एक ज़बरदस्त बनाऊँगा। तब तक के लिए हम लोग क्या है ना, अभी बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे एंट्री एग्जिट सारा क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग जो है मीटिंग को एंड करते हैं। ओके चलिए, हमारा जो YouTube चैनल है उसका लिंक मैं अपने क्या बोलते हैं ग्रुप में डाल दूंगा, सभी लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो। उसके अंदर डेली की डेली अब से वीडियोस आती रहेंगी। 6 महीने का जो कोर्स है कंटिन्यू उस पर वीडियोस जाएंगी, उस पर आप लोग अपना वीडियोस को वॉच आउट करो, उसमें देखिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ आपको नया लगता है, कुछ सीखने लायक लगता है, उसमें कमेंट कीजिए या हमको यहीं पर क्लासेस में बताओ, ठीक है। कुछ भी आपको न्यू लगे, कुछ आपकी ओर से सजेशन हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट हमारी ओर से करने लायक हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। कुछ आपको ना समझ आए तो भी बताओ, कुछ आपको और एक्स्ट्रा कुछ समझना हो तब भी बताओ, कुछ आपको ट्रेडिंग रिगार्डिंग मतलब आपकी सलाह हो, आपका कुछ भी हो, आपको अगर कुछ ना समझ आए, मतलब ओवरऑल A to Z छोटे से बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो पूछो, ठीक है। अपना डाउट को क्लियर करो, उसके बाद आगे हम लोग 6 महीने में आपको टोटली जो भी कुछ होगा एकदम अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ आज की मीटिंग हम बंद कर रहे हैं। तो
अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज भी उनका फ़ोन आया था जिन्होंने मेरे को पूछ रहे थे ना कल कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो उन्होंने 18,600 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, मार्केट 18,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैंने सोचा यार ये 5-6 रुपये का ऑप्शंस क्यों खरीदते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपको ख़रीदना है, छोटे मोटे नहीं खरीदने हैं, आपको ज़्यादा खरीदने हैं। तो उनको चलिए ठीक है, अपना अपना हिसाब है, बाकी वो इतना जाएगा नहीं। अरे वाह, इस समय आ रहे हैं। हम तो गुड नाइट की तैयारी में थे जयकांत जी, हम तो गुड नाइट बोल भी दिया था, बताओ। जयकांत जी आज बात ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। चलिए फिर कल मिलते हैं ना, आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ओके, नो थैंक्स, ओके। अच्छा, हमारा 50K वाला जो पोर्टफोलियो है वो हमने रेडी कर लिया है, तो 1-2 दिन में हम लोग उसमें ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। 1-2 दिन नहीं हो सके तो कल ही, अगर फंड आज इकट्ठा हो जाएगा तो कल ही शुरू कर देंगे। आपका 8,000 आपका है लास्ट में। इन केस आपको नहीं देना हो, कोई इशू रहता हो तो प्लीज़ बता देना, क्या है कि फिर मैं आगे ग्रुप में मैसेज वगैरह कर दूँगा, ठीक है। डन है ना? ओके डन है। आपकी ओर से 8,000 अभी पेंडिंग है। हाँ अच्छा, स्क्रीनशॉट मैंने, सॉरी मेरा कैमरा पे लगा है ना फ़ोन, तो मेरे को पता ही नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं है। शायद 50,000 पूरा हो भी गया हो, मेरे को पता ही नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने जो पेमेंट कर दी है। अभी उससे हम लोग दुबई घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा अभी हाँ देखो हुर्रे भी लिख दिया आपने, अभी मज़ा आएगा पक्का। अभी दुबई घूमने जाएंगे हम लोग, आपकी पकौड़ों की जो दुकान है वहाँ घूमेंगे अच्छे से वो ये बात सही है, पकोड़े उनके खा लेना, मैं खुआ दूंगा हाँ मैं किराया हो गया, अल्लाह रहता फ्री हो गया, बस छोड़ के हाँ बस 50,000 में तो टिकट्स ही होंगी ना, 25,000 जाने में, 25 आने का। तो अभी क्या है ना कि खाना पीना तो आपको देखना पड़ेगा ना सभी को खाना पीना तो इनके पकोड़े की दुकान हो गई ना। इनकी पकौड़े, मैं पकौड़े थोड़ी खाऊंगा, पकौड़े थोड़ी खाता रहूँगा मैं वहाँ पे डेली किसी को कोई मतलब पेन हो तो मालिश का जो नहीं वो नहीं होता हमको, वो तो आज तक जिंदगी में नहीं हुआ चलिए ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी रहे तो भाई प्लीज़ मैसेज कर लेना, कोई इशू नहीं है। हम लोग मतलब बिजी ज़रूर रहते हैं, बट इतने भी बिजी नहीं है कि मतलब क्वेश्चंस का आंसर ना दें। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ जो आज की मीटिंग को बंद करते हैं, तो बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट गौरव जी, गुड नाइट हैप्पी जी, गुड नाइट ऑल, हितेश जी, हर्षित जी, तेजस्वी मैम गुड नाइट, ओके जयकांत जी गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।